नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है करनी में 30 प्लस करनी में 30 प्लस करनी में 30 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हर एक करनी अपने से पहले वाली करनी के अंदर है। ये करनी इसके अंदर है और ये वाली करनी जो है इस वाली करनी के अंदर है। ठीक है, हर करनी अपने से पहले वाली करनी के अंदर है और ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए। सारे अंक एक ही है ना, सब में 30 है, करनी में 30, एक ही अंक है ना सारे। तो इस 30 का हम इस तरीके से दो गुणनखंड करेंगे। इस 30 का इस तरीके से दो गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों के बीच में वो जो दो गुणनखंड होंगे उन दोनों के बीच में सिर्फ एक का अंतर हो। जैसे 30 का अगर हम गुणनखंड करें तो 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 बराबर 30 होगा और 6 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, एक ही का डिफरेंस है ना। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर में अब देखिए जो बड़ी संख्या है ना, जो बड़ी संख्या है, जो गुणनखंड हम किए हैं उसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम प्लस से दिखाते हैं, +6। ठीक है, और दूसरा उत्तर होगा जो छोटी वाली संख्या है, यहाँ पे 5 है, उसको माइनस में दिखाते हैं, -5। ये दोनों हमारे उत्तर होंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन क्या दिया हुआ है। हो सकता है +6 दिया हो सकता है -5 दिया हो सकता है दोनों दिया हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए, सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे भी दिया है करनी में 156, ऋण करनी में 156, ऋण करनी में 156, ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन अब देखिए पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पे प्लस था, ठीक है, लेकिन अब इस प्रश्न में माइनस दिया हुआ है। तो करने का तरीका वही है, 156 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से उसका गुणनखंड करेंगे, दो भागों में इस तरीके से तोड़ेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो हो वो 1 हो। तो 13 गुणे 12 156 होता है। 12 बार में 144 और 12 जोड़ दीजिए, उसमें 156 हो जाएगा, यानी 12 गुणे 13 का गुणा करिए 156। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, एक ही डिफरेंस है ना। अब इसका जो उत्तर लिखेंगे तो 13 और 12 तो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो छोटी संख्या है ना, जो 12, जो छोटी संख्या होगी वो होगी प्लस में, ठीक है, और जो बड़ी संख्या होगी वो होगी माइनस में। तो 13 यहाँ माइनस में हो गया और 12 प्लस में। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो जो गुणनखंड करेंगे उसमें जो छोटी संख्या होगी वो प्लस में होगा और बड़ी संख्या माइनस में। और यदि
यहाँ पे माइनस की जगह प्लस दिया हुआ हो, जैसे पिछले प्रश्न में दिया हुआ था, तो वहाँ पे बड़ी संख्या प्लस हो जाएगी, छोटी संख्या माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, करनी में 5 प्लस करनी में 5 प्लस करनी में 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक। अब देखिए, ये करनी में 5 है, ये 5 को तो हम ऐसे दो भागों में तोड़ नहीं सकते ना, ऐसे दो भागों में तो हम तोड़ नहीं सकते कि जिसका डिफरेंस 1 हो। 5 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे 1 बराबर 5 ही होता है ना, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 डिफरेंस आएगा, 4 का अंतर है, एक तो अंतर है नहीं। तो इसका एक फार्मूला है x, यहाँ x है वैल्यू, बराबर करनी में 4a, a है ये जो अंक है उसे a कह रहा है, प्लस 1 बटा में 2। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। करनी में 4 गुणे a हो गया 5, करनी के बाहर अब है प्लस, प्लस किस लिए है, यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है ना निशान, इसलिए यहाँ पे प्लस है, बटा में 2, बराबर क्या होगा, 5 चौका 20, करने में 20 प्लस 1 बटा में 2, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए ऑप्शन में हो सकता है ये आपका उत्तर दिया हो, या हो सकता है ये उत्तर ना दे के दे ABCD ऐसे जो ऑप्शन दे उसमें दे सकता है 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू हो, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। ऐसे प्रश्नों पे ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है कि बताइए किसकी वैल्यू किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। ठीक है, देखिए तो ऐसे क्या करेंगे, आप यहाँ से भी लॉजिक लगा सकते हैं। करनी में 20 की वैल्यू क्या होगी, 4 चौका 16 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग होगी, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, और 5 पॉइंट समथिंग में 2 से हम भाग देंगे तो क्या होगा, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। वही चीज़ अब यहाँ पे देखिए, इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ना, ये जो 5, देखेंगे कि 5 से, अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे हम कि 5 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम दो गुणनखंडों में इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि उन दोनों के बीच में अंतर 1 हो। तो 5 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो 6 को तोड़ सकते हैं, 3 और 2 में, 3 दूना के 6 होता है ना, 3 और 2 में अंतर 1 का है, 3 में से 2 घटाया 1, तो उत्तर हो गया आपका, इसका उत्तर 3 और 2 के बीच में। ठीक है, 3 और 2 के बीच में। तो या तो ऑप्शन ये दिया होगा, ऑप्शन ये दिया होगा तो इसको ट्रिक कर लेंगे, नहीं तो अगर ऐसे दिया हो कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, ऐसे 3 और 4 के बीच में, तो फिर हम ऐसे देखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो देखेंगे कि संख्या के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं और उन दोनों के बीच में 1 का अंतर हो। तो जो 2 गुणनखंड हमें मिलेंगे उन्हीं के बीच में इस प्रश्न की कहीं वैल्यू लाई करेंगे, मतलब उन दोनों के ही बीच में ये जो प्रश्न दिया होगा उसका उत्तर कहीं होगा। तो हो सकता है इस तरह से
आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न वही है, सिर्फ देखिए यहाँ पे माइनस हो गया है, पीछे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया है। तो माइनस के लिए फार्मूला क्या है? सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो गया है, फॉर्मूले में माइनस हो गया है। कड़ी में 4a - 1 बटा में 2, वहाँ पे +1 था, तो रख लीजिए इस फॉर्मूले में। करनी में 4 गुणे 5 ऋण, करनी के बाहर है ये ऋण 1 बटा में 2 बराबर करनी में 20 ऋण 1 बटा में 2। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए, हो सकता है आपका उत्तर ऑप्शन में ये दिया हो, या हो सकता है फिर वैसे ही 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हो। करनी में 20 की वैल्यू कहीं 4.5 के आसपास होगी। करनी में 20 की वैल्यू कहीं 4.5 के आसपास ही होगी ना। 4 चौका 16 होता है और 4 बचा। ठीक है, और उसमें से 1 को घटा देंगे तो 3.5, उसमें 2 से भाग दीजिए तो 1.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। अब इसी को दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो? यहाँ 5 है, तो हम देखेंगे कि 5 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, इन जगहों पे माइनस लिखा हुआ है। अब उस सिचुएशन के लिए मैं बता रहा हूँ, तब 5 से पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी हम 2 गुणनखंड करें और दोनों गुणनखंडों के बीच में 1 का अंतर हो। अगर प्लस दिया होता तो 5 के बाद की संख्या हम देखते, कोई ऐसी संख्या जिसकी 2 गुणनखंड करें और दोनों के बीच में 1 का अंतर हो। ठीक है, तो यहाँ हम 5 से पहले की संख्या देखेंगे, माइनस दिया है तो 4 का गुणनखंड हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 1 हो, तो 2 गुणे 2 नहीं, 4 गुणे 1 3 होगा, 1 नहीं होगा, नहीं 3 गुणे 1 फिर भी नहीं हो पाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। 2 हो सकता है, 2 गुणे 1 बराबर 2, और 2 में से 1 को घटाया तो 1, तो संख्या 2 है। अब 2 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? एक 2 होगा, दूसरा 1, तो इसका उत्तर इन दोनों के बीच में कहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करिएगा मुझे, अगर ना समझ में आया हो तो मैं इसे अलग से एक वीडियो इस पर बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, करनी में 29, फिर उसके बाद करनी में 29, फिर करनी में 29, ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक। अब देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं दिया गया है, ना ही धन का ना ही ऋण का, कोई निशान नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणे का निशान है। ठीक है, यहाँ पे गुणे का निशान है, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में अगर गुणे का निशान देकर पूछ दिया आपसे तो। अगर कोई नहीं निशान दिया है तो इसका मतलब गुणे का निशान है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमेशा उत्तर आपकी दी गई जो संख्या है ना, वही होगा आंसर। तो यहाँ पे 29 संख्या दी गई थी, तो आपका उत्तर 29 ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए, करनी में 7, करनी में 7, करनी में 7, ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक बराबर दिया है 343
और उस पर घात है 2x-1 की। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो इस तरह के प्रश्न होंगे इसमें जो ये वैल्यू दी गई है वही उत्तर हो जाएगा। तो इतने का उत्तर हो गया 7, इतने का तो उत्तर हमें मिल गया 7। अब 7 के बराबर हो गया 343 पे 2x-1 की घात है। अब 343 को क्या लिख सकते हैं? 343 को लिख सकते हैं हम 7 पे 3 की घात, 7 का घन है ना 343। अब उसके ऊपर 2x-1 की घात थी तो सबके ऊपर मैंने लिख दिया 2x-1। ठीक है। अब इसके बराबर क्या होगा? ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो गुणा ये पूरे में होगा ना। इसका मतलब 7 पे 3 का 2x में गुणा हुआ तो 3 दूना 6x, फिर ये ऋण का निशान था तो ऋण का निशान, और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 हुआ ना। अब देखिए 7 के बराबर, इस 7 के बराबर हो गया 7 पे 6x-3 की घात। इस 7 के ऊपर, यहाँ इस 7 के ऊपर तो कोई घात दी गई नहीं है, यहाँ इस 7 के ऊपर तो कोई घात दी नहीं है तो हम 1 की घात मान सकते हैं। अब इस 1 की घात के बराबर हो गया 6x-3, तो हम यहाँ लिखते हैं 6x-3 बराबर 1। तो 6x बराबर क्या होगा? ये 3 इधर चलाएगा तो 1 प्लस, या माइनस था ना तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 बराबर 4, बराबर 4। तो इससे ये x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 4 बटा में, यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू, यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू इससे क्या होगी 4 बटा में 6। x की वैल्यू इससे 4 बटा में 6 हो जाएगी। 2 3 बराबर 2 बटा में 3, ये हो गया हमारा उत्तर 2 बटा में 3। ठीक है। 4 बटा में 6 था उससे हम छोटा कर लिए हैं। 2 से 4 कटा 2 बार में और 6 कटा 3 बार में, 2 बटा में 3, ये हमारा उत्तर हो गया x की वैल्यू। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न देखिए, दिया हुआ है करणी में 15,612 प्लस करणी में 154 प्लस करणी में 225। ऐसे प्रश्नों को हम अंत से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? करणी में 225 यानी 225 का वर्गमूल 15 हुआ। अब ये 15 जुड़ेगा इसमें, 15 देखिए धन का निशान दिया हुआ है तो जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? इसको और इसको जोड़ दिया हमने तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 169 बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे करणी दिया हुआ है तो ये 169 करणी में है, 169 करणी में है। 169 की वैल्यू क्या होगी करणी में? 13। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 13 जुड़ेगा
देखिए धन का निशान दिया हुआ है इसमें 15,612 में। तो यहाँ पे देखिए सारी कड़ियाँ टूट गई, सिर्फ एक कड़ी बची है। 15,612 में जुड़ेगा ये 13, तो क्या बनेगा 15,625। 15,625 इसकी वैल्यू निकालिए। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ वर्गमूल निकालने का ट्रिक। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे ना ट्रिक से, तो आएगा 125। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को हम अंत से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाला तो 15 आया, 15 15 225। ये 15 इसमें जुड़ गया तो मिला 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए करनी में था ना, तो करनी में यहाँ पे लिख दिया मैंने 13। ये 13 जो है अब इसमें जुड़ जाएगा तो संख्या हो जाएगी करनी में 15,625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 125। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिए, सेम पैटर्न पे है। इसको भी हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। पीछे से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 36 का वर्गमूल 6। अब 87 में से 6 को घटाइए तो क्या मिलेगा 81। अब यहाँ पे करनी में था ना, ये 81 की वैल्यू करनी में होगी बराबर 9। अब ये 9 जो है जुड़ेगा इस 40 में। 40 में जुड़ेगा ना ये 9, तो क्या बनेगा 49। अब यहाँ पे भी ये करनी में है तो करनी में 49 बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे माइनस का निशान है तो 151 में से ये घटेगा, ये 151 में से घटेगा 7, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपके पास बचेगा क्या बराबर करनी में 144। इसका मतलब 12, वर्गमूल निकाला तो 12। अब ये 12, ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है तो जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा उसमें तो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 244 में 12 जुड़ा तो 244 में 12 जुड़ा तो 4 2 6 हो गया और 4 1 5 हो गया और 2 2 बराबर 256 करनी में हो गई। तो इसका मतलब 16 का ही वर्ग 256 होता है ना, तो आपका उत्तर हो गया 16। बस एक बात याद रखिएगा इसमें कि ऐसे सवालों को पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपका सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, करनी में 5, करनी में 5, करनी में 5, करनी में 5। लेकिन यहाँ पे देखिए ये करनी इनफाइनाइट टाइम तक नहीं है, ये करनी सिर्फ 4 बार दी गई है। इनफाइनाइट टाइम तक ये करनी नहीं है। पीछे जो प्रश्न थे जिसमें गुणा दिया गया था, पीछे जो प्रश्न थे इस तरह के, वो इनफाइनाइट टाइम तक थे। यहाँ पे 5, एक करनी और दूसरे करनी के अंकों के बीच में कोई निशान नहीं दिया गया है, कोई निशान नहीं दिया गया है। इसका मतलब गुणे का निशान है। अब गुणे वाला जो हमने पीछे प्रश्न किया
वो इनफाइनाइट टाइम तक था, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम तक नहीं है, ये करनी सिर्फ 4 ही बार है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला यहाँ है आर। आर मतलब यहाँ पे वैल्यू से समझ लीजिए, इससे एक्स, ये जो करनी के अंदर वैल्यू लिखी गई है उससे है। अब एक्स के ऊपर लिखा है घात के रूप में 2 पर n की घात ऋण 1 बटा में 2 पर n की घात। ठीक है, तो अब इससे सॉल्व करते हैं। x हो गया 5, तो 5 लिखा, 5 पे घात के रूप में 2 पर n की घात। अब n क्या है यहाँ पे? ये करनी कितनी बार दी गई है? करनी 4 बार दी गई है ना, तो n 4 हो गया। 2 पर 4 की घात हो गई ऋण 1 बटा में 2 पर 4 की घात। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा ये घात के रूप में है, 5 की घात के ऊपर है। ठीक है, बराबर 5 की घात के रूप में हो गया। 2 पर 4 की घात का मतलब 2 दूना के 4, 2 8 दूना के 16, 16 में से 1 गया तो 15 बटा में 2 पर 4 की घात 16। ये हो गया आपका उत्तर, 5 पे 15 बटा में 16 की घात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिया है करनी में 5 प्लस करनी में 5 प्लस करनी में 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक बराबर m। ठीक है, और करनी में 5 ऋण करनी में 5 ऋण करनी में 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक बराबर n। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माफ़ करिएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन मैंने सेम लिख दिए हैं, डी वाला और ए वाला, देख रहे हैं। खैर, वहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, ख्याल कीजिएगा कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। करनी में 5, अब ये वाला जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो ये वाला है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए, करनी में 5 प्लस करनी में 5 प्लस करनी में 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक है बराबर m। तो ये जब यहाँ से शुरू होकर अनंत तक जाएगा तो m के बराबर है। तो यहाँ से भी अगर हम शुरू करके अनंत तक जाएं तो ये भी तो वैल्यू m के ही बराबर होगी ना, ये भी तो m के बराबर होगी। तो मैंने इसकी जगह m लिख दिया। नीचे देखिए, करनी में 5 प्लस m लिख दिया। समझ में आई बात क्या मैंने कहा? फिर से देखिए, करनी में 5 प्लस करनी में 5 प्लस करनी में 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक जा रहे हैं, तो m के बराबर वो वैल्यू है। तो जब चूंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइम तक है ना, ये अनंत तक है वैल्यू, तो मैं शुरू करूं यहाँ से, इस करनी को, करनी में 5 को मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं शुरू करके अनंत तक जाऊँ तो भी तो इसकी वैल्यू m के ही बराबर होगी ना, तो भी तो ये m a के बराबर होगा ना। तो देखिए, मैंने नीचे लिखा करनी में 5 प्लस m बराबर m होगा। ये m, ये वाला जो m था नीचे मैंने लिख दिया, m के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू अनंत तक है ना, तो m के ही बराबर होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो करनी में 5 प्लस m बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस m हो जाएगा। नीचे मैंने लिख दिया 5 प्लस m, और m का वर्ग होगा तो क्या होगा? m स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या होगा? m स्क्वायर।
ये प्लस इधर था, पक्षांतर होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम हो गया 5 की वैल्यू। अब इस पे आइए, ये जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे लिख दी है। सेम तरीके से ये हो गया n, इतना हो गया n, करनी में 5 ऋण n बराबर n, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो 5 ऋण n बराबर n का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या होगा, इधर देखिए ऋण n था तो पक्षांतर होगा तो यहाँ पे धन n हो जाएगा, धन n हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। 5 बराबर एम स्क्वायर माइनस एम है और 5 ही के बराबर एन स्क्वायर प्लस एन है। इसका मतलब ये हुआ कि एम स्क्वायर माइनस एम बराबर एन स्क्वायर प्लस एन, इसके बराबर हुआ ना। 5 के बराबर जब एम स्क्वायर माइनस एम है और 5 ही के बराबर एन स्क्वायर प्लस एन है, तो इसका मतलब हुआ ना कि एम स्क्वायर माइनस एम बराबर एन स्क्वायर प्लस एन। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एम स्क्वायर माइनस एम बराबर एन स्क्वायर प्लस एन। अब देखिए ये एन स्क्वायर है, इसको पक्षांतर करके मैं इस पक्ष में लाया और ये माइनस एम था, इसको मैं ले गया इस पक्ष में। तो क्या हुआ, एम स्क्वायर ये पक्षांतर एन स्क्वायर हुआ तो इधर धन था, जब दूसरे पक्ष में आया तो ऋण हो गया, ऋण एन स्क्वायर, और एम इधर माइनस था तो दूसरे पक्ष में आया तो एम हो गया प्लस, और एन तो प्लस पहले से था ही, तो एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर बराबर एम प्लस एन हो गया। अब देखिए इससे कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है, कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है इससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वैसा ही हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एम माइनस एन, दूसरे ब्रैकेट में एम प्लस एन। तो इसके बराबर ये हो गया एम प्लस एन, जो यहाँ पे एम प्लस एन था। अब इस पक्ष के एम प्लस एन से इस पक्ष का एम प्लस एन कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी एम माइनस एन बराबर 1। यहाँ नीचे देखिए एम माइनस एन बराबर 1, तो उससे अब ऊपर देखिए, ऊपर मैच कराइए ऑप्शन, तो एक को अगर हम इस पक्ष में लेते आए तो एक की जगह बचेगा क्या, 0, और एक जब बाएं पक्ष में आ जाएगा दाहिने पक्ष से, तो दाहिने पक्ष में एक जो था प्लस था, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये m माइनस एन माइनस 1 बराबर 0, ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।